नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पावर प्लान अड्डा पे। तो आज फिर से हम लेके आप लोगों के लिए पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और डिस्कस करेंगे उनके बारे में। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है वाइल एचएफओ फायरिंग एचएफओ टेम्परेचर मेंटेन। जो हम बॉयलर में एचएफओ यूज़ करते हैं फायरिंग के लिए, उसका टेम्परेचर हम कितना मेंटेन करते हैं, ठीक ना। तो उसका जो टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं 150 टू 160 डिग्री मेंटेन करते हैं। कितना करते हैं 150 डिग्री टू 160 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा एचएफओ है, एचएफओ जो हैवी फ्यूल ऑयल है, ये बहुत ज़्यादा, इसका जो विस्कोसिटी है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो अगर हम हीट नहीं करेंगे तो क्या पाइप में वो फ्लो नहीं होगा, ठीक ना। दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ता है, हीट करके उसकी विस्कोसिटी को हम कम करते हैं और उसके बाद फिर वो हम उसको यूज़ कर पाते हैं बॉयलर में। ओके, नेक्स्ट है वाई वेंचुरी इज यूज इन एयर डक्टिंग। तो आपने देखा होगा वेंचुरी यूज़ करते हैं हम एयर डक्टिंग में, ठीक ना। तो वेंचुरी यूज़ करने का मेन पर्पज़ यही है कि जो हमारा एयर का फ्लो है उसको मेजर करने के लिए, ठीक ना। जो डक्ट में हम एयर का फ्लो मेजर करने के लिए हम वेंचुरी लगाते हैं। ओके, और नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ओवरवेट फायरिंग। ओवरवेट फायरिंग से आप क्या समझते हैं? तो ओवरवेट फायरिंग जनरली हमारा एफबीसी बॉलर में होता है। एफबीसी बॉलर में आपका अंडरवेट फायरिंग और ओवरवेट फायरिंग दोनों होता है, ठीक ना। तो जो हमारा एफबीसी बॉलर होता है, एफबीसी बॉलर में जो हमारा अंडरवेट फायरिंग होता है वो जो हमारा इनबिल्ट ट्यूब्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा बॉयलर है, तो इसमें यहाँ पे इनबिल्ट ट्यूब होता है, ठीक ना। ऐसे बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं। तो जो हमारा अंडरबेड फायरिंग होगा उसमें जो हम कोल की सप्लाई करते हैं वो यहाँ से करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हमारा कोल नोजल लगा रहता है ऐसे, ठीक। पीए एयर से आता है, ये पी एयर के हेल्प से यहाँ पे हमारा कोल नोजल लगा होता है अंडरबेड में, मतलब बेड के नीचे से होता है। और जो हमारा ओवरबेड फायरिंग होता है, ओवरबेड में फायरिंग हमारा जो कोल है, कोल की सप्लाई आपकी यहाँ से आएगी, ठीक ना। ये स्ट्रोकर फीडर लगा रहता है। स्ट्रोकर फीडर की हेल्प से हमारा ओवर द बेड, मतलब बेड के ऊपर हमारा फ्यूल की सप्लाई हम करते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा ओवरहेड फायरिंग। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज इक्विवेलेंट इवापोरेशन रेशियो, ठीक ना। तो इक्विवेलेंट इवापोरेशन रेशियो क्या है ये देखते हैं इवापोरेशन रेशियो के बारे में। तो इक्विवेलेंट इवापोरेशन रेशियो क्या होता है, इससे हम जो हमारा बॉयलर का परफॉर्मेंस है उसको हम एनालिसिस कर पाते हैं, ठीक ना। क्या होता है कि सर कई सारे बॉयलर है, सबका स्टीमिंग रेट अलग होता है, ठीक ना। और सब में आपका जो स्टीम का प्रेशर टेम्परेचर वो भी अलग होता है, ठीक। तो जो हमारा इक्विवेलेंट इवापोरेशन रेशियो क्या होता है कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक ना, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 100 डिग्री फीट वाटर टेम्परेचर पे, क्या नॉर्मल आपका, जैसे देखिए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक, एंड 100 डिग्री सी फीट वाटर टेम्परेचर पे स्टीम बनाने के लिए जो हमें एनर्जी देना पड़ेगा वो होगा 2257 kg पर किलोग्राम, ठीक ना। क्या होता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एंड 100 डिग्री सी फीट वाटर टेम्परेचर पे जो अगर हमें स्टीम बनाना है तो उसके लिए जो हमें एनर्जी देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा 2257 kg पर kg। ओके, सॉरी किलो जूल पर kg। तो ये क्या होता है इक्विवेलेंट इवापोरेशन रेशियो, ये होता है 100 डिग्री से लेके 100 डिग्री से तक, ठीक ना। 100 डिग्री से लेके 100 डिग्री सी से लेके 100 डिग्री सी तक, ठीक ना। फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सी, क्या बोलते हैं इसको, फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सी। तो जो हमारा इक्विवेलेंट इवापोरेशन रेशियो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है आपका स्टीम फ्लो ब्रैकेट में आपका एंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर अपॉन 2257, ठीक है। क्या होता है आपका इक्विवेलेंट इवापोरेशन रेशियो, स्टीम फ्लो एंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर अपॉन 2257 kg पर किलोग्राम, ठीक है। क्या होता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एंड 100 डिग्री सी फीड वाटर टेम्परेचर पे हमें स्टीम बनाना है तो उसके लिए हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा 2257 kg पर किलो जूल पर kg, ठीक ना। ये होता है फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सी से लेके 100 डिग्री सी तक, ठीक ना। उसमें क्या होता है आपका
हम इतना हीट दे रहे हैं, ठीक ना, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप इसका क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, ठीक ना, क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, दैट्स वाई इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो क्या होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 100 डिग्री सी से लेकर 100 डिग्री सी तक। इसका फॉर्मूला है ये QHS - HF अपन 2257। ओके, तो इससे आप निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट इवेपोरेशन रेशियो। ओके, नेक्स्ट है व्हाट मटेरियल यूज फॉर बॉयलर वाटर वॉल्व। तो बॉयलर वाटर में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो ये होता है हमारा SA210 ग्रेड A1, ठीक ना, कौन सा होता है, SA210 ग्रेड A1। ओके, नेक्स्ट है वाई सेफ्टी वॉल्व ऑफ सुपर हीटर लोअर प्रेशर देन ऑफ बॉयलर ड्रम। क्या बोल रहा है कि जो हमारा सुपर हीटर का सेफ्टी वॉल्व होता है उसका सेट प्रेशर हमेशा बॉयलर ड्रम के सेट प्रेशर से लोअर होता है। क्यों? तो क्या होता है कि देखिए, जो हमारा सुपर हीटर का सेफ्टी वॉल्व होता है वो हमेशा हम ड्रम के सेट प्रेशर से लोअर सेट करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम देखते हैं, देखिए फ्लो, पहले फ्लो समझते हैं। हमारा मान लीजिए ये आपका बॉयलर ड्रम है, ठीक ना, यहाँ से हमारा स्टीम निकल के जाता है किसमें, ये मान लीजिए हमारा सुपर हीटर है, ठीक ना, इसमें एक सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ है, इसमें एक सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ है, ठीक, ये एक सेफ्टी वॉल्व है ड्रम का और ये हमारा सुपर हीटर का। तो क्या होगा, तो ये पूछ रहा है कि हम जो सेफ्टी वॉल्व का सुपर हीटर का जो सेफ्टी वॉल्व सेट करते हैं वो हमेशा लोअर प्रेशर पे करते हैं। क्यों? देखिए, अगर हम इसको लोअर प्रेशर पे नहीं करेंगे, इसको अगर लोअर प्रेशर पे कर देंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि जैसे ही आपका प्रेशर बढ़ा, ठीक ना, तो क्या होगा कि प्रेशर बढ़ा तो सबसे पहले क्या होगा, आपका ड्रम का सेफ्टी वॉल्व उठ जाएगा, ठीक ना, ड्रम का सेफ्टी वॉल्व उठ जाएगा तो क्या होगा, आपका स्टीम यहीं से निकल जाएगा, सुपर हीटर में जाएगा नहीं। तो क्या होगा, सुपर हीटर में आपका स्टार्वेशन हो जाएगा, सुपर हीटर के जो ट्यूब्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सुपर हीटर के ट्यूब को डैमेज से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम इसका जो सेफ्टी वॉल्व है, सेफ्टी वॉल्व का प्रेशर है वो ड्रम के सेफ्टी वॉल्व से कम रख देते हैं। क्यों? देखिए, उस कंडीशन में क्या होगा कि मान लीजिए ड्रम आपका प्रेशर बढ़ा सिस्टम का, ठीक ना, तो क्या होगा, पहले सेफ्टी सुपर हीटर का जो सेफ्टी वॉल्व है वो पॉपअप होगा, वो पॉपअप होगा तो क्या होगा, आपका फ्लो कंटिन्यू बना हुआ है, ठीक ना, फ्लो कंटिन्यू बना हुआ है, यहीं से आपका निकल रहा है। ओके, आपका दैट मीन्स कि जो सेफ्टी वॉल्व पॉपअप हुआ है तो आपका जो स्टीम निकल रहा है सुपर हीटर से होके ही निकल रहा है, तो इसमें आपका जो सुपर हीटर का सेफ्टी वो है, सुपर हीटर का जो स्टार्वेशन होने के चांसेस बन रहे थे पहले, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, इसका सेफ्टी वॉल्व हम लोअर प्रेशर पे सेट कर देते हैं और इससे हाई प्रेशर पे हम इसका ड्रम का सेफ्टी वॉल्व सेट कर देते हैं, ठीक ना। तो ये तो बात कर ली हमने कि सुपर हीटर का जो सेफ्टी वॉल्व का प्रेशर है वो लोअर प्रेशर पे क्यों सेट करते हैं, ड्रम से। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज एक्सप्लोजन एंड इम्प्लोजन। देखिए, एक्सप्लोजन एंड इम्प्लोजन में क्या क्या होता है। ओके, तो एक्सप्लोजन ये होता है, जैसे मतलब कि अगर बॉयलर के टर्म में बात करें तो जैसे कि हम जो बॉयलर हम फर्नेस वो ऑपरेट करते हैं, जो बॉयलर ऑपरेट करते हैं तो फर्नेस का हम प्रेशर कितना रखते हैं, निगेटिव में रखते हैं, ठीक ना। एक्सप्लोजन दैट मीन्स कि आपका फर्नेस का प्रेशर इतना पॉजिटिव जाए, इतना पॉजिटिव जाए, ट्रिप वैल्यू से भी आगे निकल जाए और वो बॉयलर फट जाए वहाँ पे, ठीक ना, तो उसको हम एक्सप्लोजन बोलते हैं, ठीक ना। और इम्प्लोजन क्या होता है, इम्प्लोजन दैट मीन्स कि इतना निगेटिव हो जाए, ट्रिप वैल्यू से भी ज़्यादा निगेटिव हो जाए और वो कोलैप्स हो जाए, ठीक ना, इनसाइड टुवर्ड सेंटर, मतलब कोलैप्स हो जाए, अंदर में एक दूसरे में चिपक जाए, उसको हम बोलते हैं इम्प्लोजन। ओके, और नेक्स्ट है फिश माउथ ओपनिंग इज रिलेटेड टू। जो फिश माउथ ओपनिंग है वो किससे रिलेटेड, तो फिश माउथ ओपनिंग होता है वो हमारा एक तरह का जो बॉयलर ट्यूब पंक्चर होता है ना, तो उसका एक टाइप है, ठीक ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट है व्हाट इज एनआरवी एंड व्हाई इट इज यूज। क्या बोल रहा है कि एनआरवी क्या है और हम इसको क्यों यूज करते हैं। देखिए, एनआरवी क्या है, एक नॉन रिटर्न वॉल है, ठीक ना, नॉन रिटर्न वॉल है, इसका यूज क्यों करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा फीड पंप है। ओके, ये फीड पंप है, यहाँ पे हमने एक एनआरवी लगा दिया, ठीक ना। तो एनआरवी हम क्यों लगाते हैं, एनआरवी हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारा फ्लो है, फ्लो केवल जिस लाइन में हमारा फ्लो केवल एक डायरेक्शन में फ्लो होना रहता है उस लाइन में हम एनआरवी लगाते हैं, ठीक ना। अगर एनआरवी है दैट मीन्स कि इसमें जो फ्लो है वो केवल इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक ना। अगर ये उल्टा मतलब इधर उल्टा आने की कोशिश करेगा आपका फ्लो या जो भी फीड वाटर, तो ये एनआरवी ओपन नहीं होगा, ठीक ना। तो एनआरवी हम इसलिए लगाते हैं कि इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए भी लगाते हैं, क्योंकि अगर जो फ्लो आपका उल्टा पंप में आएगा तो क्या होगा, पंप को डैमेज कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, हम एनआरवी यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू क्लीनिंग हीटिंग सरफेस थ्रू सूड ब्लोअर। जो हमारे बॉयलर के हीटिंग सरफेस एरिया है
उनको सूट ब्लोअर से क्लीनिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब जब कभी हमारा बॉयलर में कंप्लीट कंबस्चन नहीं होता है तो CO फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे ऐश डिपॉजिट या फिर CO जो ऐश डिपॉजिट क्या होता है आपके जो सुपर हीटर पे जाके, सुपर हीटर हो गया या फिर इकोनोमाइजर की ट्यूब्स हो गई, ठीक ना, इन पे जाके क्या करता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक ना। जो ट्यूब्स है उन पे ये डिपॉजिट हो जाते हैं इधर साइड साइड में, तो डिपॉजिट हो जाता है तो क्या होता है कि जो आपका हीट ट्रांसफर होना है, ठीक ना, हीट ट्रांसफर होना है, ये हीट ट्रांसफर प्रॉपर नहीं होगा, यहीं पे रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक ना। हीट ट्रांसफर नहीं होगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगा, दैट मीन्स क्या होगा, ये जो ट्यूब का आपका बाहर का सरफेस है वो ज़्यादा हीट होने लगेगा, ठीक ना। ज़्यादा हीट होगा दैट मीन्स क्या करेगा, इसको ये डैमेज करेगा, और हीट ट्रांसफर नहीं होगा तब कि बॉयलर की एफिशिएंसी भी रिड्यूस होगी। इसलिए क्या करते हैं, फ्रीक्वेंट हम सूट ब्लोअर से सूट की क्लीनिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई इलेक्ट्रोड आर बेक बिफोर वेल्डिंग। तो आपने देखा होगा कि जो हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक ना, तो वेल्डिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हमेशा हम गर्म करते हैं, ओवन में रखते हैं, उसके बाद हम यूज़ करते हैं। तो क्या पूछ रहा है कि गर्म क्यों करते हैं? तो देखिए क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रोड आता है वो बाकायदा अच्छे से पैकिंग करके आता है, ऊपर से आपका जो प्लास्टिक से रैपिंग किया होता है, जो हमारा कवर रहता है कवर के ऊपर भी प्लास्टिक से रैप किया रहता है। तो क्या होता है कि जैसे हम उसको ओपन करते हैं एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है और उसमें मॉइस्चर आ जाता है, ठीक ना। तो अगर मॉइस्चर आएगा तो जो हम वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग में क्या होगा, पोरोसिटी आ जाएगा, ठीक ना। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि जो हमारा ओवन जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है उसको ओवन में बेक करते हैं, ठीक ना। ओवन में हीट करते हैं कितना, 250 टू 300 डिग्री सी तक, कितने तक बेक करते हैं, कितने तक गर्म करते हैं, कितने टेम्परेचर तक, 250 से 300 डिग्री सी तक। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो अगर हम जो जहाँ पे वेल्डिंग करें जिस सरफेस पे वहाँ पे पोरोसिटी आ जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको बेक करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, उसके बाद ही यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज HGI। HGI क्या होता है, ठीक ना। तो HGI आपका कोल से रिलेटेड है, कोल से हैंड ग्रुप ग्राइंडेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हैंड ग्रुप ग्राइंडेबिलिटी इंडेक्स। क्या बोलते हैं? हैंड ग्रुप ग्राइंडेबिलिटी इंडेक्स, ठीक ना। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक ना, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, और इसकी वैल्यू जितनी स्मॉल होगी, ठीक ना, स्मॉल HGI, अगर इसकी वैल्यू जितनी हाई होगी तो जो आपका कोल होगा उतना ज़्यादा ही हार्ड होगा, ठीक ना, उतना ज़्यादा वो रजिस्ट करेगा पल्वराइज होने में या फिर क्रश होने में, ठीक ना। तो जो हमारा कोल मिल का डिज़ाइन करते हैं, तो कोल मिल का डिज़ाइन करते टाइम हम ये HGI का बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारा जो कोल है उसका HGI कितना, उसके हिसाब से हम आपका कोल मिल डिज़ाइन करते हैं, ठीक ना। तो HGI से जो हमारा कोल मिल का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि स्मॉल HGI का हमारा कोल है तो जल्दी क्रश ही नहीं होगा, क्रशिंग रजिस्टेंस उसका बहुत ज़्यादा होगा। तो दैट मीन्स कि क्या होगा, जो हमारा कोल मिल का टियर एंड वियर बढ़ जाता है, ठीक ना, अगर HGI कम है तो। अगर HGI ज़्यादा है दैट मीन्स कि पल्वराइज रजिस्टेंस उसका कम है, ठीक ना, वो जल्दी इजीली क्रश हो जाएगा या फिर इजीली पल्वराइज हो जाएगा, उसमें हमारा टीयर एंड वियर कम होगा। ओके, अगर HGI कम है तो आपका टीयर एंड वियर ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज फीड पाइप एज पर IBR। तो फीड पाइप क्या है एज पर IBR? तो ऐसा कोई भी पाइप या फिटिंग जो कि मतलब फुली प्रेशराइज हो या फिर पार्शियल प्रेशराइज हो, जो हमारा फीड वाटर सप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम फीड पाइप बोलते हैं, ठीक ना। किसको बोलते हैं फीड पाइप एज पर IBR? कोई भी पाइप्स या फिटिंग जो फुली प्रेशराइज हो या फिर फुली प्रेशराइज हो या फिर थोड़ा बहुत प्रेशर हो उसमें, और उसका यूज़ हम फीड वाटर की सप्लाई करने के लिए करते हो, उसको हम बोलते हैं फीड वाटर पाइप, फीड पाइप। नेक्स्ट है व्हाट हैपन इफ एयर लीकेज इन कंडेंसर। क्या बोल रहा है कि जो हमारा कंडेंसर होता है, कंडेंसर में अगर एयर लीकेज होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं तो कंडेंसर का यूज़ हम क्यों करते हैं, जो हमारी एग्जॉस्ट स्टीम आ रही है उसको कंडेंस करने के लिए। ओके, और दूसरी बात कि जो हमारा कंडेंसर है वो अंडर वैक्यूम वर्क करता है, तो अगर एयर लीकेज होगा तो पहला बात तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, ठीक ना। प्रेशर बढ़ेगा दैट मीन्स कि जो हमारा इजीली फ्लो मिल रहा था स्टीम का कंडेंसर में आने के लिए वो मिलना बंद हो जाएगा, ठीक ना। और दूसरा कि अगर जो हमारा लो मतलब कम प्रेशर पे वर्क कर रहा था, मतलब अंडर वैक्यूम काम कर रहा था हमारा कंडेंसर, तो उसमें क्या था आपका जो सेचुरेशन टेम्परेचर था, ठीक ना, वो कम था स्टीम का, मतलब सॉरी वाटर का जो कंडेंस हो रहा था। ओके, सेचुरेशन टेम्परेचर कम था, तो अभी क्या होगा, जैसे ही आपका
ये जैसे आपका एयर लीकेज स्टार्ट होगा तो इसमें क्या होगा, आपका सेचुरेशन टेम्परेचर बढ़ेगा। सेचुरेशन टेम्परेचर बढ़ेगा दैट मीन्स क्या होगा, एक तो प्रॉब्लम आएगी कि जो आपका स्टीम है ना वो टरबाइन की लास्ट स्टेज में कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि उसका सेचुरेशन टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो वो क्या होगा, उससे आपका टरबाइन की जो प्लेट्स हैं वो डैमेज होंगी। ओके, और दूसरा है आपका कंटिन्यू फ्लो नहीं मिलेगा। कंटिन्यू फ्लो नहीं मिलेगा आपको स्टीम को कंडेंसर में आने के लिए, क्यों, क्योंकि इधर का आपका प्रेशर ज़्यादा हो रहा है और आपको वाटर की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, ठीक ना, क्यों, क्योंकि आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई डीगेसर इज यूज्ड इन डीएम प्लांट, ठीक है ना। डीगेसर का यूज हम क्यों करते हैं, आपको पता होगा कि डीएम प्लांट में एक डीगेसर यूज भी करते हैं, डीगेसर भी यूज करते हैं, ठीक ना। तो डीगेसर यूज करने का मेन पर्पज है ये कि जो हमारे वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको रिमूव करते हैं हम डीगेसर से, ठीक ना। किसको रिमूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डीगेसर यूज करते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, जो आपको पता है कि जो हम फीड वाटर यूज करते हैं, ठीक ना, बॉयलर में, उसका पीएच कितना रखते हैं हम, अराउंड 9.5 रखते हैं, ठीक ना, 9.5 रखते हैं, ठीक ना। तो मतलब 9.5 ही क्यों रखते हैं, ठीक ना, इसका क्या स्पेसिफिक रीजन होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए।